हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल सिविल टाइमलाइन। आज की वीडियो में थंबनेल के अकॉर्डिंग आप जान गए होंगे कि एफआईआर के बारे में हम बात करेंगे। फ्लोर एरिया रेशियो क्या होता है, कवर्ड एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है और कवर्ड एरिया, बिल्टअप एरिया, सुपर बिल्टअप एरिया में क्या चीज़ें एक्सक्लूड की जाती हैं, क्या इंक्लूड की जाती हैं, ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक सबमिशन फाइल की रिपोर्ट से भी मैं आपको ये सब चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूँगा, जो आपके साथ पीडीएफ मैं शेयर भी करूँगा। तो दोस्तों चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ये थोड़े से टॉपिक जो है व्हाट इज कवर्ड एरिया, एफएआर, एफएसआई, सेटबैक ऑफ बिल्डिंग, एक्सक्लूडेड एरिया कौन कौन से होते हैं एफएआर में, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है, टोटल बिल्टअप एरिया और सबमिशन रिपोर्ट के साथ ये सब चीजें मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो कवर्ड एरिया जो है क्या होता है, तो एक तरीके से कवर्ड एरिया मीन द टोटल बिल्ट एरिया ऑन ऑल फ्लोर्स, मतलब सारा बना हुआ एरिया आपका कवर्ड एरिया में आता है, पर उसमें से क्या क्या एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जैसे मान लिया ये एक आपका कवर्ड एरिया है, तो इसमें से आपका जो यहाँ पे जीना आ रहा है या कोर्ट यार्ड की ओपनिंग है, ये जो शाफ्ट है, ठीक है, ये जो भी अनकवर्ड एरिया है जो रूफ के अंदर नहीं है, वो सारा आपका जो है कवर्ड एरिया में नहीं काउंट होता। हाउएवर इट इज to be remembered that the covered area does not include open space like terrace, balcony, open lawns, courtyard and more. ठीक है, it is the actual area under the roof plus walls, pillar and balconies। मतलब कि जो आपका ये एक घर बना हुआ है, दोबारा से इसे समझते हैं, तो ये जो वॉल्स हैं, जैसे वॉल्स इतने एरिया में ही बन रही हैं, तो वो एरिया जो वॉल्स के अंदर अंदर रूफ के साथ कवर्ड हो रहा है, ठीक है, वो ही आपका कवर्ड एरिया आएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से पता चल गई होगी। अब एक बार यहाँ भी देख लीजिए, जैसे बिल्टअप एरिया क्या है, एक्सटर्नल वॉल्स प्लस कारपेट एरिया। ठीक है, तो ये आप हो गया आपका कवर्ड एरिया। ठीक है, सुपर बिल्टअप एरिया में क्या है कि एक्सटर्नल वॉल्स, कारपेट एरिया और कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब ये हो गया कि ये आपका जीना और लिफ्ट का स्पेस है बीच का। तो ये वाला जो एरिया है कवर्ड एरिया में, तो ये एरिया आ रहा था आपका, कॉमन एरिया आपने छोड़ दिया था। ठीक है, पर सुपर बिल्टअप एरिया में ये जो कॉमन एरिया है ना, ये भी आपका इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, और टोटल बिल्टअप एरिया का मतलब एक, जैसे ये आपने कोई टाउनशिप डेवलप कर रहे हैं, पूरा ये एक 10-15 एकड़ या 25 एकड़ की जमीन है, तो ये वाला तो पूरा सुपर बिल्टअप एरिया आपका इसमें आ गया टोटल बिल्टअप एरिया में। फिर जो आप टावर बना रहे हैं, जैसे ये टावर है और इसके नीचे ये बेसमेंट भी आ गया जो 35 से 30% एरिया लेता है, तो ये भी, इसका भी एरिया फिर आप इसमें इंक्लूड करोगे। और एमिनिटीज़ एरिया, एमिनिटीज़ में क्या आता है, जैसे कि आप एक टाउनशिप जब डेवलप कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग और डेंसिटी के अकॉर्डिंग कुछ, जैसे स्कूल बनाना पड़ता है, क्लब हाउस बनाना पड़ता है, ठीक है, और आपको एक मार्ट भी बनाना पड़ता है, कुछ जो है पब्लिक एरिया छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया, मतलब कि हर चीज़ जो है आप जो इस टाउनशिप में डेवलप कर रहे हैं, एमिनिटीज़ भी उसमें आ जाएंगी, तो ये सब आपका मिला के पूरा एरिया हो जाता है टोटल बिल्टअप एरिया। व्हाट इज एफएआर, एफएसआई एंड ग्राउंड कवरेज। तो कंट्रोल दबा के आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ये फाइल मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो इसमें एफएआर देखिए, एफएआर एफएसआई एक ही चीज होती है। एफएआर का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो और एफएसआई का मतलब होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अभी इसमें क्या होता है कि ग्राउंड कवरेज और एफएआर पे हम कैसे वर्क करते हैं। अगर आपका 100 मीटर स्क्वायर तक का प्लॉट है, तो आप उस पर जो कवरेज कर सकते हैं वो 75% तक कर सकते हैं, ये केवल। ठीक है, तो 75% की कवरेज आप इस पे कैसे कर सकते हैं, और इसमें एक सेटबैक भी है। सेटबैक का हिस्सा क्या होता है, ये कि 50 से 100 तक और 100 से अधिक और 150 तक। तो 100 तक आपको सेटबैक छोड़ना है, 1.5 मीटर पीछे और 1.5 मीटर आगे, यानी ये आपने 1.5 मीटर पीछे छोड़ दिया और ये 1.5 मीटर आगे छोड़ दिया। तो जो भी
आपका आएगा उतना आप उसको कवर कर सकते हैं। तो भू आच्छादन का प्रतिशत जो है यानी ग्राउंड कवरेज का वो 75% तो होना ही होना चाहिए। अगर वो सेटबैक छोड़ने के बाद कम हो रहा है तो सेटबैक का आप ये वाला जो पीछे का हिस्सा है इसको 40% ये कवर कर सकते हैं। मतलब ये इतना हिस्सा 40% के करीब आप कवर कर सकते हैं, बाकी 60% जो है इसको आप कवर नहीं कर सकते। और ये जो आगे का हिस्सा है इसको आप बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकते। ऐसा कहीं काफ़ी जगह के बायलॉज में अलग अलग होते हैं, ये मैं मेरिट के बायलॉज के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से हम ग्राउंड कवरेज पे बात करते हैं। अभी फिर दोबारा से अगर मैं इसी प्लॉट को ड्रॉ करता हूँ, 100 मीटर स्क्वायर का ये प्लॉट है, तो इसमें देखिए FAR है 2, ठीक है, और 101 से 300 मीटर तक का होता तो FAR है 1.75। यानी कि अगर मेरा 100 मीटर तक का प्लॉट है तो मैं उस पर 100 × 2 यानी 200 स्क्वायर मीटर कवर्ड एरिया बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरा प्लॉट 100 मीटर स्क्वायर का है तो मैं उस पर 200, मैंने इससे FAR से इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 200 स्क्वायर मीटर तक बना सकता हूँ। ठीक है, उसमें मेरी ममटी इंक्लूड नहीं होगी। देखिए क्या क्या जो हिस्से हैं वो एक्सक्लूड हो जाते हैं, मतलब जो FAR में काउंट नहीं होते हैं। पहला हो गया प्रोजेक्शन, ये FAR में इंक्लूड नहीं होता। ये प्रोजेक्शन, बालकनी, लिफ्ट शाफ्ट, फायर एग्जिट स्टेयरकेस, ओपन शाफ्ट, ममटी, ये आपके जो है कवर्ड एरिया में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती, ये एक्सक्लूड रखी जाती हैं। ठीक है, इतना आपको इस सेटबैक वाला कवर्ड एरिया और FAR के कंसेप्ट से पता चला होगा। और सेटबैक में भी देख लीजिए एक बार, मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। मान लिया कि एक मेरे पास 150 बाई 300 मीटर स्क्वायर का, मतलब कि 150 से 300 मीटर स्क्वायर का प्लॉट ले लीजिए, मैंने माना ये 200 स्क्वायर मीटर का है, तो इसमें मैं कितने सेटबैक दे सकता हूँ? आगे के हिस्से में मुझे 3 मीटर का सेटबैक देना पड़ेगा और पीछे के हिस्से में भी 3 मीटर का सेटबैक देना पड़ेगा। तो मैं बिल्टअप जो एरिया बना सकता हूँ वो इसी पे बना सकता हूँ। जो मेरा कवर्ड बिल्टअप एरिया होगा वो ये होगा। इसमें भी कंडीशन ये होती है कि मान लिया मेरी ग्राउंड कवरेज जो है 200 स्क्वायर मीटर के लिए वो है 65%। ठीक है, 65% यहाँ पे ग्राउंड कवरेज लिखते हैं और मेरा FAR है 1.75। तो यानी 1.75 × 200 मैं कितना इसको बना सकता हूँ? 350 स्क्वायर मीटर मैं बिल्टअप कर सकता हूँ। ठीक है, बट इसमें कंडीशन एक और लगती है कि आपका जो निर्माण है उसके आगे रोड कितनी ऊंची है और आप उसकी मैक्सिमम ऊंचाई कितनी रख सकते हैं। जैसे इसकी ऊंचाई आप 10.5 मीटर तक ही रख सकते हैं। ठीक है, और जो पीछे का ये आप हिस्सा कवर करते हैं 40%, इसको भी आप जो है केवल 7 मीटर तक ही, मतलब दूसरी मंजिल तक ही ले जा सकते हैं। तीसरी मंजिल पे आप इसको नहीं ले जा सकते, मतलब ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड पे आप इस पर बिल्टअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एरिया पर हम कैसे खेलते हैं, मतलब किस तरीके से एरिया पे वर्किंग की जाती है एज एन आर्किटेक्ट, एज एन लाइसेंस इंजीनियर। ठीक है, तो अब मैं आपको एक मैप पे लेके चलता हूँ। जो सबमिशन मैप होता है उस पर क्या कैसे कैसे काम किया जाता है। ये देखिए, ये एक सबमिशन प्लान है। ठीक है, इस सबमिशन प्लान में क्या क्या बना हुआ है? की प्लान है, ठीक है, एक प्लम्बिंग प्लान है, इसमें सेक्शंस हैं सारे, इसमें एक फाउंडेशन डिटेल का है,
ये इसमें कंपाउंड वॉल का एक सेक्शन है, ठीक है। फिर आप इस पे आ जाइए, ये साइड प्लान हो गया। इसमें आपको ये दिखा रखा होगा कि पीछे की कितना ऑफसेट है। यहाँ पे देखिए कि प्लॉट की ऊंचाई कितनी, वो चौड़ाई और लंबाई क्या है। ये सारा जो ग्रीन कलर में आ रहा है ये आपका कारपेट एरिया डिनोट कर रहा है, ठीक है। ये जो अंदर अंदर आ रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका स्टेयरकेस इसमें इंक्लूड नहीं हो रहा है, ये अलग कलर से डिनोट किया जा रहा है। जैसे ये प्लॉट 143 मीटर का है और फिर भी हमने यहाँ पे 3 मीटर का सेटबैक दिया हुआ है, वो एज पर प्लानिंग कंडीशंस है, एज पर साइट कंडीशन की क्या स्थिति में ये पास हो सकता है, ठीक है। पीछे का एरिया देखिए, ये 40% के लगभग हमने कवर किया हुआ है। अभी यहाँ पे इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं कि कैसे हुई है। ये देखिए 143.87 12 साल, 12 और 7 साल का रिकॉर्ड होता है, उसे 12 साल बोलते हैं, 12 साल। तो ये इसके अकॉर्डिंग इसका एरिया 143 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर पे जो हमने प्रपोज बिल्टअप एरिया बनाया है वो बनाया है 73.85, तो प्रपोज FSI भी 73.85 हो गया, ठीक है। फिर इस पे फर्स्ट फ्लोर पे भी जो हमने बिल्ड किया है वो सेम सेकंड फ्लोर पे बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि पीछे का 40% आप जो है 7 मीटर तक उठा सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और सेकंड फ्लोर पे क्योंकि मैं वो पीछे का एरिया नहीं डेवलप कर सकता, तो मेरा एरिया रह गया 59.90। यहाँ पे ये देखिए, ये मेरा सेकंड फ्लोर पे जो एरिया है ये डेवलप नहीं हुआ है, ये टेरेस आ गई, तो ये मैंने 59.90 कवर्ड कर लिया। तो अब फिर मैंने इसके जो मेरा स्टेयरकेस है उसकी ममटी भी बनाई, ठीक है। तो ममटी मेरी आ गई 15.96 की, और FSI में ममटी क्योंकि काउंट नहीं होती, जैसा कि अभी मैंने पहले आपको बताया था, तो मेरा जो प्रपोज FSI आ गया वो आ गया 207.60, ठीक है। अब 207.60 अगर मैं डिवाइड कर दूं, देखेंगे आप मेरा जो फैक्टर आ रहा है कंज्यूम FAR वो आपको ये दिखाई देगा। टोटल प्रपोज FAR जो अभी हमने देखा 207, पर मैं कवरेज कितनी कर सकता हूँ 65%, ठीक है। तो 143.87 का 65% आया 93, ठीक है। और मैंने कवर कितना करा है, प्रपोज कवरेज एरिया जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है 73.85, और मेरे पास परमिसिबल है 103 ठीक है 52। तो मेरा कितना बैलेंस बचा 103.52, यानी कि मैं इसको माइनस कर दूंगा इसमें से 73.85 में से माइनस 73.85, तो मेरे पास 29.67 ये मेरे पास बचा। तो ये आपके पास एरिया बच गया है ना। तो यानी कि आप चाहें तो उसको भी कवर कर सकते हैं। अब आपका जो परमिसेबल FAR हो गया है वो हो गया 1.92, क्योंकि आपको जो ये बैलेंस है ये आपका FAR में इंक्लूड हो गया, ठीक है। कवरेज आपकी बैलेंस में जब इंक्लूड हो गई तो आपके पास जो है FAR इंक्रीज हो गया। अगर आप 143.87 को 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप जो है कवर्ड एरिया कितना डेवलप कर सकते हैं 276.77 आप एरिया डेवलप कर सकते हैं। पर हमने डेवलप कितना किया है 207। आइए अब इसकी तरफ चलते हैं कि हमने ये किस तरीके से किया है। ये देखिए रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, इसकी परमिसिबल हाइट 10.5 मीटर है और हमने प्रपोज कितनी करी है 9.9। अगर मैं 10.5 से ज़्यादा करता तो ये बिल्डिंग फेल हो जाती, मतलब ये पास नहीं होती, ठीक है। बिल्डिंग की लेंथ 14.62 है, हाइट 9.90 है। हाइट इन रियर सेटबैक जो मैंने आपको बताया कि हम जो है 7 मीटर से ऊपर रियर सेटबैक नहीं बना सकते हैं, और हमने प्रपोज कितना किया है 6.75, यानी कि स्टेटस ओके है, ठीक है। फिर फ्लोर की हाइट चेक करते हैं। पैराफिटेड टेरेस फ्लोर परमिसिबल है 1.5 फीट, हमने जो है 1 मीटर रखी है, तो ये ओके है स्टेटस। फिर हमने जो सेकंड फ्लोर की हाइट रखी है वो रखी है 3.15, और जबकि रिक्वायर्ड है क्लियर हाइट 2.75, और प्रपोज हमने की है मिनिमम है, ये प्रपोज हमने की है 3 मीटर, ठीक है। अगर इसमें 150 की स्लैब जोड़ेंगे तो ये 3.15 हो जाएगा, यानी कि स्टेटस ओके है। इससे कम नहीं होनी चाहिए, 2.75 से कम होनी नहीं चाहिए। फर्स्ट फ्लोर में भी सेम हाइट रखी है, सेकंड फ्लोर ग्राउंड फ्लोर में भी सेम हाइट रखी है, और प्लिंथ जो है रिक्वायर्ड मतलब मिनिमम जो है 300 होना ही चाहिए, हमने 0.45 प्लिंथ लिया है।
तो यानी कि ये भी स्टेटस ओके है। ठीक है, फिर इसके नीचे आते हैं बिल्डिंग। ये जो हम नंबर ऑफ फ्लोर बना रहे हैं, क्योंकि मेरे पास FAR अच्छा खासा है, 1.44 मेरे पास FAR है। ठीक है, तो यानी कि मैं 207 और मैं कवरेज कितनी कर रहा हूँ 70 लगभग, तो 70 गुणा 2 140 और प्लस जो मेरे पास 207 माइनस कर दिया मैंने इसमें से, अगर माइनस 140 तो लगभग 57 मेरे पास और बचा। एक रफ कैलकुलेशन, तो यानी कि मैं जो हूँ G+2 बनाने के लिए एलिजिबल हूँ। तो यहाँ पे ये स्टेटस ओके है। ठीक है, अब आगे चलते हैं FAR यूनिट डिटेल्स कि देखिए टोटल बिल्टअप एरिया मेरा जो आ रहा है टोटल बिना ममटी घटाए वो आ रहा है 223, और मैंने अगर ममटी डिडक्ट कर दी तो वो FAR में कितना बचेगा 207.60। नंबर ऑफ यूनिट 1 है। ठीक है, ग्राउंड फ्लोर की आप ये कवरेज देख पा ही रहे हैं, हमने कैसे कैसे इसको कवर कर दिया, और हमारा जो FAR में से जो है ये हट जाएगा। तो ये FAR हो गया 207 और टोटल प्रपोज बिल्टअप एरिया जो हो गया, हम जो बिल्टअप एरिया बना रहे हैं वो बना रहे हैं 235। इसमें क्या है कि आपकी ममटी इंक्लूड हो गई है, अगर शाफ्ट होती तो वो भी इंक्लूड होती, सारे एरिया इसमें इंक्लूड हो जाते हैं अधिकतर। रेजिडेंशियल, अब अभी इसमें क्या है, ये कारपेट एरिया है। कारपेट एरिया में देखेंगे यहाँ तो ये स्टेटस दिखा रहा है कि 69.46 ये किस तरीके से हो गया। कारपेट एरिया में रेरा के अकॉर्डिंग वॉल का एरिया जो अंदर वाली है वो कंसिडर किया जाता है, पर इसमें नहीं कर रहे हैं हम। जो है मेरे डेवलपमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो डोर है वो और जो विंडो है वो एक्सटर्नल वॉल है वो, इन सब का जो है एरिया डिडक्ट होता है। तो कारपेट एरिया आपके पास ये इस तरीके से निकल के आता है। ठीक है, तो ये आपका कारपेट एरिया आ गया। कारपेट एरिया को इस तरीके से समझ लीजिए जैसे चारों दीवार हैं, इनके अंदर अंदर का जो जहाँ पे कारपेट बिछ सकता है वो कारपेट एरिया होता है। पर अब तो ऐसा है कि जैसे ये 4 दीवारें हो गई आपकी, पर अंदर ऐसे भी दीवारें हैं, तो ये वाली जो अंदर की 4 ये दीवारें ये कंसिडर नहीं की जाती रेरा के अकॉर्डिंग। कारपेट एरिया का भी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। अब जीने की चेक करते हैं। जीने को किस तरीके से चेक करते हैं, जैसे फ्लाइट की विड्थ है वो मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए और हमने 1 ही मीटर रखी है। ट्रेड 250 का मिनिमम चाहिए और हमने 250 का ही रखा है। जो राइजर है वो मैक्सिमम हम 19 सेंटीमीटर का कर सकते हैं, पर हम इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हमने 0.185 का रखा है विच इज़ ओके। राइजर नंबर ऑन फ्लाइट 12 और 6। ठीक है, तो ये स्टेटस के अकॉर्डिंग ओके है, क्योंकि एक फ्लाइट में 12 से ज़्यादा आपके स्टेयर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट लैंडिंग विड्थ ये 1 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और हमने 1 मीटर ही रखी है। रेलिंग हाइट जो है वो 0.85 से कम नहीं होनी चाहिए और हमने 1 मीटर रखी है, तो यानी कि स्टेटस ओके है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जीने की मतलब जो पैरामीटर्स थे वो भी चेक हो गए। फिर उसके बाद ये समरी टेबल आई। प्लॉट एरिया कितना हुआ मेरा, ये है 143.87। प्लॉट की आगे की चौड़ाई 14 मीटर है, डेप्थ जो है वो 10.28 है। ठीक है, और एक्सिस विथ मतलब ये रोड है, फ्रंट रोड, जैसे ये प्लॉट हो गया, ये इस तरीके से प्लॉट है और इसके आगे से जो रोड जा रही है वो ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये एक्सिस विथ हो गई और फ्रंट प्लॉट फ्रंटेज जो है 15.49 है। ठीक है, कवरेज एरिया जो हमने किया है, कवरेज एरिया 103.52 जो परमिसेबल है सेटबैक घटाने के बाद, पर हमने क्या प्रपोज किया है 73.85। तो FAR जो एरिया हमारा है वो परमिसेबल, क्योंकि हमारे पास नीचे ही कवरेज बच गई थी, तो 276.77 हो गया। और प्रपोज हम कितना कर सकते हैं, हमने जो किया है वो 207.60, यानी कि हमारा एरिया भी एक्सीड नहीं हो रहा है। तो इट मीन्स कि ये सारा स्टेटस ओके है, तो आपका जो ये नक्शा है ये पास हो सकता है। अब प्लॉट एरिया, इसमें रूल्स आ जाते हैं कि जब हम अपना FAR कैलकुलेट करते हैं या मैप सबमिट करते हैं तो उसमें किन रूल्स के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, तो वो ये रूल्स इस समरी में आपको दिख जाएंगे, है ना। कि फॉर एनी रेजिडेंशियल यूज इफ प्लॉट इज ए पार्ट ऑफ अप्रूवल लेआउट प्लान देन द प्लॉट आर मे बी लेस देन 40 स्क्वायर मीटर। ठीक है, प्लॉट विथ मतलब कितने से कम नहीं होनी चाहिए, प्लॉट डेप्थ, एक्सिस विथ,
फ्रंट प्लॉट फ्रंटेज कवरेज एरिया, ये सब जो है इसमें हमने कवर किए। जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर रेजिडेंशियल यूज द हॉस्टल लोकेशन एक्सिस्टिंग बिल्टअप एरिया डेवलप एरिया इफ प्लॉट एरिया इज बिटवीन 100 से 300 स्क्वायर मीटर द मैक्सिमम कवरेज शैल बी 65% एप्लीकेबल। ठीक है। FAR फॉर रेजिडेंशियल यूज हॉस्टल लोकेशन, अब इसमें FAR देखिए 1.75, अगर 100 से 300 है, हमारा 100 से 300 के बीच में है। ठीक है। फिर आ जाते हैं 2 फॉर रेजिडेंशियल यूज एंड हॉस्टल, वही सेम बात है यहाँ पे 1.75 FAR। कंज्यूम FAR ये सेम दोबारा से वही लो, 100 से 300 के बीच में 1.75 फॉर रेजिडेंशियल यूज हॉस्टल 1.75 100 से 300 के बीच में। और ये कौन सा बाई लॉ है हमारा, मेरिट का MDA का बाई लॉ 2018। ट्री नंबर क्या है इसमें, एज पर एरिया हमें एक पेड़ लगाना होता है कि अब इसमें लेस देन 200 है तो कितने पेड़ आ सकते हैं, इसमें एक ही पेड़ आएगा, पर हमने 2 लगाए हैं। 200 स्क्वायर मीटर के अंदर 1 ट्री शैल बी रिक्वायर्ड, ये देखिए लिखा है, पर हमने 2 लगाए हैं। इक्वलेंट कार स्पेस पार्किंग, 100 से 200 मीटर के अंदर हम एक ही कार 1 कार शैल बी रिक्वायर्ड ओनली, और इसका 13 पॉइंट समथिंग एक एरिया आता है, वो हमें देना होता है। टोटल कार पार्किंग चेक मार्जिन रूल। ठीक है। तो इसमें देखिए मार्जिन रूल में क्या है, प्लॉट एरिया अबव 100 एंड अप टू 150, मिनिमम फ्रंट सेटबैक 2 मीटर और रियर सेटबैक 2 मीटर भी रिक्वायर्ड एंड साइड मार्जिन आर नॉट रिक्वायर्ड, साइड में कोई मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पे, बिल्डिंग हाइट। कंस्ट्रक्शन शैल भी 10.50 मीटर्स का होना चाहिए फॉर रेजिडेंशियल यूज मैक्सिमम हाइट। ठीक है। फ्लोर हाइट 1 मीटर हाइट एंड मैक्सिमम 1.5 मीटर हाइट पैराफिट वॉल शैल बी प्रोवाइड फॉर टेरेस फ्लोर। प्लिंथ ऑफ द हैबिटेबल एरिया बिल्डिंग शैल बी एट मिनिमम 300, है ना, फॉर द एस्टेब्लिश लेवल ऑफ द बिल्डिंग यूनिट, पर हमने 45 लिया हुआ था। फ्लोर नंबर G+2 वो हमारे आ रहे हैं। स्प्लिट 1 कारपेट एरिया चेक स्प्लिट 1। ठीक है। स्टेयर केस काउंट ये हमारा शुड बी मैंडेटरी फॉर टेरेस फ्लोर फॉर एनी बिल्डिंग हैविंग मोर देन 1 ग्राउंड फ्लोर, मिनिमम 1 स्टेयर केस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, जो कि जरूरी है और वो हमने करा भी है। स्टेयर केस का जो चेक था वो हमने कर लिया कि फॉर एनी रेजिडेंशियल बिल्डिंग नंबर ऑफ राइजेस शैल बी 12 पर फ्लाइट, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो उसकी वो है क्या बोलते हैं हैंड रेल, वो 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और नहीं, जो स्टेयर विड्थ है वो 1 मीटर से ज़्यादा, राइजर 19 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ट्रेड जो है 250 से कम नहीं होना चाहिए। फॉर फ्लाइट, ये तो बाकी दोबारा से सेम चीज़ें आ गई हैं। ठीक है। अब इसमें ये दिखा रहा है कि किस रूम का एरिया कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे बेडरूम आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि मिनिमम साइज ऑफ एनी हैबिटेबल रूम शैल बी 9.5 स्क्वायर मीटर। ठीक है। एज पर बाई लॉज, ये इसमें जो है एक ये तो इन्होंने लिख दिया कि एरिया इतना होना चाहिए, और इसकी एक विड्थ भी होती है, जैसे 9.5 मीटर स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, है ना। पर इसमें जो ये वाली चौड़ाई होती है ये 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ऐसी सेम इसमें है डाइनिंग में। किचन में जैसे कि 5 स्क्वायर मीटर से कम की किचन नहीं होनी चाहिए, और इसमें एक डायमेंशन 1.8 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फिर लिविंग एरिया में भी सेम है 9.5 स्क्वायर मीटर। स्टोर जो है वो डिफाइन नहीं है। टॉयलेट जो है 2.8 स्क्वायर मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है। वरांदा ये उसमें डिफाइन है बाई लॉज में, और वाश यानी कि नो रूल डिफाइन, और रूम साइज वॉशिंग रूम का। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको एरिया पे काम करना पड़ता है, और इन सभी पॉइंट्स के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम एरिया पे वर्किंग करते हैं, और जब हम बजटिंग करते हैं तो भी हमें एरिया पे ही वर्किंग करनी होती है, जो इस कहानी का सबसे लास्ट टॉपिक है जो हमने ये बनाई है पूरी वीडियो। तो उस पर वर्किंग किस तरीके से करते हैं, इस पर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये फाइल जो PPT है ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और बाकी आपको अगली वीडियो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा। एक बात और, वीडियो को देखते हुए लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये टॉपिक्स ज़्यादा कवर नहीं होते हैं, ज़्यादा हाईलाइट नहीं होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हैं, या तो आप कोई नया घर लेने वाले हैं या आप सिविल इंजीनियर हैं,
और कमेंट चाहे वो कर सकते हैं, पर लाइक जरूर